स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के मौलाना तौकीर रजा की तरफ से जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर के मामले को लेकर बड़ा बयान दिया गया है दोस्तों, जिसको भड़काऊ बयान बताकर बीजेपी के लोग कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों क्या कुछ कहा है तौकीर रजा ने, बताएंगे आपको। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर जहांगीर हिंसा मामले के बाद चले बुलडोजर के मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा बयान। अगले 15 दिनों तक एक पत्थर को हाथ नहीं लगाएगा दोस्तों, एमसीडी कोर्ट ने दिया है बड़ा आदेश। इसी के साथ में आपको बताएंगे जामिया के साथ साथ जेएनयू के अंदर भी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। इसी के साथ में दोस्तों कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और गुजरात के अंदर बड़े दलित नेता के तौर पर जाने जाने वाले जिग्नेश मेवानी को अचानक से रात के अंदर पुलिस उठाकर ले गई दोस्तों, गिरफ्तार कर लिया गया है। बताएंगे आपको असम की भाजपा सरकार ने ऐसा क्यों किया है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अजान के दौरान लाउड स्पीकर से कोई भजन नहीं बजना चाहिए, इस तरीके का आदेश जारी करने वाले पुलिस कमिश्नर का अचानक से तबादला कर दिया गया है दोस्तों। क्या है ये पूरा मामला, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि जहांगीरपुरी के अंदर जिस तरीके की कार्रवाई की गई है उसका विरोध करना डेमोक्रेटिक राइट है दोस्तों, और सबको न्याय का विरोध करना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर स्पष्ट कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि यूपी के बरेली जिले के मौलाना तौकीर रजा ने ऐसा बयान दिया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत काफी ज्यादा गर्म होती दिखाई दे रही है दोस्तों। आपको बता दें कि बरेली के मौलाना तौकीर रजा के मुताबिक मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि देश बंटवारे की ओर जा रहा है, 10 दिन के अंदर मीटिंग होगी और दिल्ली के अंदर जेल भरो आंदोलन किया जाएगा, जिसमें सभी शहर के लोग मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का माहौल जिस तरीके से खराब किया जा रहा है, इस बार ईद और अक्षय तृतीया एक ही दिन है, जिसके कारण अलगाववाद पर यकीन करने वाले लोगों को हमारे मुल्क में माहौल खराब करने का मौका मिल जाएगा। हमारी तरफ से हमेशा एकता और भाईचारे का पैगाम दिया गया है, जो नफरत फैलाई जा रही है उससे लोग भड़क गए हैं, जिस वजह से इस तरीके की घटनाएं हो रही है। आगे उन्होंने कहा कि जिस दिन मुसलमान सड़कों पर उतरेगा उस दिन किसी से नहीं संभलने वाला है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाभारत के धृतराष्ट्र बनकर बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। इस तरीके से बयान देते हुए दोस्तों तौकीर रजा ने जो बातें कही है, इस पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जहांगीरपुरी के अंदर चले बुलडोजर के सियासी घमासान और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद अवैध अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर बुलडोजर के बाद दोस्तों अब इस कार्रवाई का विरोध करते हुए जगह जगह विरोध देखने को मिला है, जहां पर जामिया से लेकर जेएनयू के छात्रों ने भी विरोध किया है इस तरीके की कार्रवाई का। साथ साथ आपको बता दें कि सत्य को नहीं कर सकते कैद, जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया। असम पुलिस ने गुजरात के पालनपुर सर्किट हाउस से बुधवार को रात 11:30 बजे कांग्रेस पार्टी के विधायक जिग्नेश मेवानी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद दोस्तों जब ये जानकारी राहुल गांधी को मिली तो उन्होंने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई। कहा, मोदी जी आप स्टेट की मशीनरी का दुरुपयोग करके असहमतियों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप सत्य को कैद नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में सत्यमेव जयते और हैशटैग डरो मत इस तरीके से ट्वीट किया है दोस्तों। इसी के साथ में आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के अंदर अजान के समय लाउड स्पीकर और भजन ना बजे, इस तरीके का निर्देश जारी करने वाले पुलिस कमिश्नर का तबादला हो गया। 2 दिन पहले नासिक के पुलिस आयुक्त कमिश्नर दीपक पांडे ने एक निर्देश जारी किया था, जिसमें अजान के आवाहन के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरीके का लाउड स्पीकर पर भजन या गाने को अनुमति नहीं दी गई थी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जारी किए गए निर्देश के बाद उनका तबादला हो गया है दोस्तों। आपको बता दें कि पांडे ने 18 अप्रैल को इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। इस दौरान उन्होंने शहर के अंदर धार्मिक स्थलों पर 3 मई से पहले कोई भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, इस तरीके का आदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि जो धार्मिक स्थल पर ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, जिसमें पुलिस के द्वारा हो सकता है हिरासत में भी लिया जा सके। निर्देश में कहा गया था कि हर चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा या फिर मस्जिद को नासिक पुलिस आयुक्त कार्यालय से एक आवेदन दाखिल करके लाउड स्पीकर की अनुमति लेनी होगी। साथ साथ दोस्तों कई और आदेश उनकी तरफ से जारी किए गए थे, और ये आदेश उस समय में आया था जब मनसे के प्रमुख यानी राज ठाकरे की तरफ से धमकी देते हुए 3 मई तक सारे लाउड स्पीकर हटाने की बात कही गई थी। साथ साथ आपको बताते चले कि एक और बड़ी अपडेट है, जहाँ पर ईडी ने एनसीपी के मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ 5000 पन्ने का आरोप दाखिल किया है। बक्से में बंद करके कोर्ट तक पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक पिछले कई दिनों से दाऊद इब्राहिम की संपत्ति के खरीद फरोख्त व मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर गिरफ्तार चल रहे हैं, और ऐसे में दोस्तों पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें झटका देते हुए विशेष अदालत ने मलिक को हिरासत बरकरार रखा था। और अभी अपडेट आ रही है, जहां पर ईडी की तरफ से अधिकारियों ने नवाब मलिक के खिलाफ 5000 पन्ने का आरोप पत्र दायर किया है। उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती है। ऐसे में भी माना जा रहा है कि उनको जमानत मिलना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इस तरीके की कार्रवाई के बाद। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट है, जहां पर जहांगीरपुरी में बढ़ रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ जनता का आक्रोश। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के उत्तर पश्चिमी इलाके के अंदर सांप्रदायिक हिंसा के बाद जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को आसपास की जनता ढूंढ रही है दोस्तों। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने एक रहस्यमयी खामोशी अख्तियार कर रखी है। हिंदुत्व की इस कार्रवाई पर अब लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं दोस्तों। आपको बता दें दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और
अरविंद केजरीवाल को लेकर अब लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हिंसा के दिन के बाद से अरविंद केजरीवाल ने शांति बनाए रखने की अपील की थी, लेकिन उसके बाद से दिखाई नहीं दिए हैं। गौरतलब है कि इस घटना के बाद दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री, ना कोई विधायक गुरुवार या बुधवार कभी भी किसी जनता से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। यहाँ तक कि जहांगीरपुरी में मौजूद थे जब बड़े बड़े अधिकारी और यहाँ तक कि कई बड़े नेता, तब भी आम आदमी पार्टी का कोई नेता, विधायक या फिर सांसद नहीं पहुंचा। दोस्तों, कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व के एजेंडे पर बिल्कुल भी काउंटर करने के मूड में नहीं है। यहाँ तक कि सच की लड़ाई लड़ने से भी अपने आप को दूर रखते हैं अरविंद केजरीवाल और कहीं ना कहीं अपने आप को हिंदू विरोधी साबित किए जाने से बचने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन इस तरीके की राजनीति के लिए अरविंद केजरीवाल पहले नहीं जाने जाते थे दोस्तों, लेकिन अब इस तरीके की राजनीति करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि ये राष्ट्र का मुद्दा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राष्ट्र का मुद्दा कैसे है। दवे ने कहा कि पहले फेक एनकाउंटर किया गया, अब बुलडोजर चलाया जा रहा है, एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी के अध्यक्ष के कहने पर यह कार्रवाई शुरू की गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने वीएचपी के खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज की थी, उसके बाद यह बुलडोजर चलाने की बात सामने आई। बुलडोजर चलाने से पहले किसी को कोई नोटिस नहीं दिया गया। कोर्ट के आदेश के बाद भी बुलडोजर चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट को मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, वरना देश के अंदर संविधान नहीं बचेगा। दवे ने कहा कि दिल्ली में 1731 अवैध कॉलोनियां हैं, लेकिन सिर्फ एक कॉलोनी को चुना गया क्योंकि आप खास समुदाय को टारगेट करना चाहते थे। और इसी के साथ में दोस्तों, जज साहब के सामने एक के बाद एक कई सारे फैक्ट देते हुए वकील दुष्यंत दवे ने जोरदार दलील दी है, जिसके बाद कोर्ट ने यह माना है कि इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए अभी एमसीडी को रोका जा रहा है 15 दिनों के लिए, जिसके बाद अगली बार जब सुनवाई होगी तो आगे क्या फैसला लिया जाएगा, इसको लेकर डिसीजन लिया जाएगा। साथ साथ आपको बता दें कि शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि मुझे सपा से निकाल कर दिखाइए, सपा से निकाल दीजिए। यहाँ तक कि उन्होंने ये बात कह दी है दोस्तों। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि चाहे तो वो समाजवादी पार्टी से मुझे बाहर निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं कोई सहयोगी दल नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़कर विधायक बना हूँ। अखिलेश यादव मुझे पार्टी से निकाल दे, इसमें देरी न करे। आगे शिवपाल यादव ने कहा कि मुझको लेकर जिस तरीके के बयान दिए गए हैं उसके बाद तो उनको मुझे पार्टी से बाहर ही निकाल देना चाहिए। इसी के साथ में शिवपाल यादव ने जो बात कही है दोस्तों, इसके पीछे कानूनी तर्क है। कानूनी तर्क ये है कि अगर शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी बाहर का रास्ता अपने आप दिखा देती है तो उनकी विधायकी बच जाएगी और वो एक इंडिपेंडेंट विधायक के तौर पर काम करने लगेंगे। यानी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना और आसान हो जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को उकसाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव भी पूरी तरीके से जानते हैं लीगैलिटी को, एंटी डिफेक्शन एक्ट को दोस्तों, और इसीलिए कहीं ना कहीं इस मामले पर और विचार किया जाएगा। शिवपाल यादव से गलती कराने के भरोसे समाजवादी पार्टी बैठेगी। जैसे ही शिवपाल यादव कोई गलती करेंगे उनको विधायक के पद से भी हटा दिया जाएगा। इस तरीके की रणनीति होगी। आगे जो भी अपडेट आएगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा बयान देते हुए दोस्तों ट्वीट करते हुए कहा है कि दावत इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, और ऐसे में दोस्तों अमित शाह को भी इस पूरे आयोजन के लिए आमंत्रण भेजा गया है। उन्होंने एक आमंत्रण दिखाया है जिसमें अमित शाह के नाम से ये लेटर भेजा गया है कि आप भी आइए दावत इफ्तार के अंदर जो आरजेडी करा रही है 22 तारीख को दोस्तों। और ऐसे में कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव ने एक शेरो शायरी के अंदाज में भी जोरदार निशाना साधा है अमित शाह पर। साथ साथ आपको बता दें कि बोरिस जॉनसन गुजरात के दौरे पर आए थे, यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर आए थे, और ऐसे में जेसीबी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को देखने के लिए पहुंचे दोस्तों। और ऐसे में इस दौरान जब बोरिस जॉनसन रास्ते से जा रहे थे तो आसपास के झोपड़ पट्टी उनको ना दिख जाए, इसलिए दोस्तों आसपास के रोड के किनारे में पूरी तरीके से एक व्हाइट सफेद पेपर और कई जगह पर कपड़े लगा दिए गए थे ताकि पीछे का सीन ना दिखाई दे। कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी बड़े बड़े दावे करते हुए कहते हैं कि उन्होंने गुजरात में ये कर दिया, वो विकास कर दिया, विकास की धाराएं बहा दी। लेकिन जब बाहर से कोई व्यक्ति आता है, खासकर सूरत गुजरात में आता है, तो रोड के दोनों तरफ सफेद कपड़ा लगा दिया जाता है ताकि उन्हें दिखाई ना पड़े कि किस तरीके का विकास नरेंद्र मोदी ने किया है, यानी झोपड़ पट्टी ना दिखाई दे। जिसके बाद इस तरीके के प्रबंध किए जाते हैं दोस्तों, जिसको लेकर कई बार लोगों ने सवाल भी खड़े किए हैं। और इस बीच आपको बता दें कि सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए सचिन पायलट पहुंचे हैं। क्या उनको कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष बनाएगी, इसको लेकर अब सवाल है। कांग्रेस पार्टी में नई जान फूंकने के लिए पार्टी में चल रही मंत्रणा के बीच में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बीते दिन दोस्तों पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात की है। और इस दौरान सचिन पायलट सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए शाम को पहुंचे 10 जनपथ मार्ग पर। इसके एक दिन पहले कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं के बीच में भी मुलाकात हुई थी, जिसमें अशोक गहलोत से लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। एक और अपडेट आ रही है जहां पर रामदेव की पतंजलि पर अवैध विज्ञापन के जरिए दिल लीवर की बीमारी से जुड़े प्रोडक्ट को बढ़ावा देने का यह आरोप लगाया गया है। कुल मिलाकर ये बड़ी अपडेट है जहां पर योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि ने के अवैध विज्ञापन के जरिए दिल लीवर की बीमारियों से जुड़े हुए प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र ने स्टेट अथॉरिटी को विज्ञापन के जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है दोस्तों।
दरअसल आयुष मंत्रालय को कुछ शिकायतें मिली थी जिसमें कंपनी की तरफ से कुछ उत्पादकों को लेकर ऐसे विज्ञापन दिखाए गए जो दिल और लिवर की बीमारियों को जल्द ठीक करने का दावा किया गया था। शिकायत में रामदेव की पतंजलि के उत्पादों लिपिडोम और लिपोग्रिड के साथ साथ लीवामृत के विज्ञापन को वापस लेने की मांग की गई है। दवाइयों को लेकर शिकायत भी की गई थी दोस्तों। ऐसे में आपको पता होगा कि कोविड को लेकर भी एक बाबा प्रोडक्ट लेकर आए थे कोरोनिल, और इससे दावा किया जा रहा था कि कोरोना पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, कोरोना की दवाई बनाई है, इस तरीके से दावा करके दोस्तों धड़ल्ले से बेचा गया। जिसके बाद में माफी मांगते हुए बाद में अपनी बातों से पलटते हुए बाबा रामदेव कह रहे हैं कि केवल इम्यूनिटी बूस्टर था। यानी एक तरीके से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जैसे सरकार को पहले मामले में कार्रवाई करनी चाहिए थी कोरोनिल के मामले में, ताकि आगे आने वाले समय के अंदर इस तरीके के नमक एडवर्टाइजमेंट देकर जनता का मूर्ख ना बनाया जा सके, लेकिन पहले कार्रवाई उस तरीके से नहीं हुई, जिसके कारण ये एक और मामला सामने आ चुका है। दोस्तों इस पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे, लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें ईमानदार मुख्यमंत्री का प्रमाण पत्र दिया है, क्योंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उनके आवास पर छापेमारी की लेकिन कुछ भी नहीं मिला। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी की नजर अब कर्नाटक विधानसभा की तरफ है। ऐसे में दोस्तों समाचार एजेंसी को मिली जानकारी की माने तो पत्रकारों से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से सर्टिफिकेट ले रखा है, उन्होंने मुझे सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री घोषित कर रखा है, और इसका कारण उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान उनके पास कुछ भी नहीं मिला। एक और बड़ी अपडेट की माने तो ओवैसी के बाद जहांगीरपुरी पहुंचे कांग्रेस पार्टी के नेता धरने पर बैठे वहीं पर, और लेकिन उनको हटा दिया गया है कांग्रेस पार्टी। और ओवैसी के पहुंचने के बाद केजरीवाल तब भी नहीं पहुंचे दोस्तों, जिसको लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर केजरीवाल और उनकी पार्टी पीछे क्यों रह गई, वो लोग क्यों नहीं पहुंचे जहांगीरपुरी, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो उनकी सरकार है, उनको सबसे पहले जाना चाहिए, लोगों के आंसू पोंछने चाहिए, कम से कम राजनीति के बहाने ही जनता को कुछ राहत पहुंचानी चाहिए थी, क्योंकि उनकी सरकार भी है दोस्तों। साथ साथ आपको बता दें कि सचिन पायलट और सोनिया गांधी की मुलाकात के बाद कई सारे अब अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी उनको अपना अध्यक्ष भी बना सकती है, यानी राहुल गांधी की जगह उनको पद पर बिठाया जा सकता है एक नए चेहरे के तौर पर। दोस्तों आगे जो भी अपडेट आती रहेगी इस मामले को लेकर आप तक लगातार पहुंचाएंगे, लेकिन लिखकर जरूर बताइएगा क्या कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी की जगह सचिन पायलट को मौका देना चाहिए अपना अध्यक्ष बनाकर। आप लोग क्या कुछ कहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर लाउड स्पीकर विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया कि बिना इजाजत के लाउड स्पीकर और माइक कहीं नहीं लगेंगे। जो लाउड स्पीकर और माइक लगाना चाहता है उसको पहले इजाजत लेनी पड़ेगी, उनकी आवाज परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए। यूपी सरकार के आदेश के मुताबिक यूपी के अंदर कई स्थलों पर माइक और लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति नहीं मिलेगी। सीएम ने कहा कि आवाज को केवल उतने ही दायरे में रहना चाहिए जितने लोगों को सुनाना उचित है, और इस तरीके से दोस्तों कई और फैसले लिए गए हैं, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ के इस फैसले की लोग तारीफ भी कर रहे हैं। हालांकि कितना लागू होगा ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। इसी के साथ में एक और अपडेट है, जहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 20% एमएलए के टिकट कट सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में इसी साल के आखिरी महीने के अंदर गुजरात के 7 विधानसभा चुनाव होंगे। यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। पिछले साल नवंबर में हुए उपचुनाव के अंदर सत्ताधारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा था, इसलिए पार्टी विधानसभा चुनाव में कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है। पार्टी की ओर से ये संकेत मिल रहे हैं कि जिस भी विधायक का प्रदर्शन को लेकर पार्टी को आशंका है उसका टिकट काट दिया जाएगा। ऐसे में कम से कम 20% एमएलए हो सकते हैं जिनका टिकट कट सकता है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों विधानसभा चुनाव को लेकर 20% विधायकों के टिकट कटने की जानकारी है, और ऐसे में ये कई सारे विधायक आप देखेंगे आप जल्दी या तो कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख करेंगे या आम आदमी पार्टी की तरफ जाएंगे। साथ साथ एक और बड़ी खबर है, जहां पर राजीव गांधी हत्याकांड मामले को लेकर सरकार ने कहा कि रिहाई पर सभी दोषियों की फाइल 2021 में राष्ट्रपति को भेजेंगे। मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के सभी 7 दोषियों की समय से पहले रिहाई की मांग करने वाली फाइल को तमिलनाडु के तात्कालिक राज्यपाल ने 27 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति को भेज दिया था। वेल्लोर की महिला के लिए विशेष जेल के आजीवन कारावास की सजा काट रही मामले में 7 दोषियों में से एक नलिनी श्रीहरन को रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह बात कही है। राज्यपाल की सहमति के बिना रिहाई की मांग करने वाली रिट याचिका आगे की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश ने रिजर्व रख ली है। दोस्तों इस पर क्या कुछ फैसला लिया जाएगा आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी अपडेट है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सदस्य राघव चड्ढा को बुधवार को फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी की तरफ से यंग ग्लोबल लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है। फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ जुड़ी हुई है। ये फोरम सीमाओं और क्षेत्रों से परे विश्व के बड़े और युवा नेताओं को लेकर दोस्तों एक सर्वे कराती है, और उसके हिसाब से लोगों को सम्मान भी दिया जाता है। पंजाब में निर्विरोध चुनाव जीतने के बाद राघव चड्ढा को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। वह राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, और उनकी जीत भी हो गई पंजाब में। उनके सामने किसी ने पर्चा भी नहीं भरा था। एक तरीके से भारत
भारत की सियासत में एक उभरता हुआ चेहरा है और इसको रिकॉग्नाइज भी किया गया है दोस्तों। इसी के साथ में पंजाब की जीत का जश्न मनाने के आरोपी कश्मीरी छात्र जमानत के बाद भी अभी तक जेल से रिहा नहीं हो पाया। बीते साल हुए T20 विश्व कप के दौरान पाकिस्तान के हाथों मिली भारत की हार को लेकर जश्न मनाने वाले उत्तर प्रदेश के आगरा से गिरफ्तार इंजीनियरिंग के 3 कश्मीरी छात्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते पहले जमानत मिलने के बावजूद अभी भी जेल से बाहर नहीं निकाला है दोस्तों। आपको बता दें कि इनायत अल्ताफ शेख, शौकत अहमद घनी और अरशीद यूसुफ 28 अक्टूबर 2021 को जेल में बंद है दोस्तों, तभी से बंद है। 3 लोगों पर आरोप यह लगाया गया था कि भारत पाकिस्तान के मैच के दौरान इन्होंने भारत के खिलाफ नारेबाजी की थी और इसके बाद दोस्तों अब जमानत मिलने के बाद भी छोड़ा नहीं जा रहा है, जो अपने आप में एक बड़े सवाल है। एक और अपडेट की माने तो रुड़की के अंदर कश्मीर फाइल से प्रभावित होकर हिंदुत्ववादी संगठनों ने मुसलमानों को गाँव छोड़ने का निर्देश, गाँव छोड़ने की धमकी दे दी दोस्तों। उत्तराखंड के रुड़की जिले के दादा जलालपुर गाँव में हनुमान जयंती के दौरान 16 अप्रैल को निकली एक शोभा यात्रा पर हुए पथराव और उसके परिणाम स्वरूप ज्यादातर मुस्लिमों को भगवानपुर क्षेत्र छोड़ना पड़ा है दोस्तों, जो अपडेट आ रही है। इसके बाद लगातार डर का साया भी है, जिसके साथ भी वो रह रहे हैं, लेकिन बार बार आकर धमकियां दी जा रही है, इस तरीके की जानकारी है। कुल मिलाकर द कश्मीर फाइल देखने के बाद ये लोग गाँव के लोगों को धमका रहे हैं और एक तरीके से दोस्तों द कश्मीर फाइल जिस लिए बनाई गई थी वैसा ही होता दिखाई दे रहा है। लोगों के मन में विद्वेष और ज्यादा बढ़ चुका है। इसी के साथ में आपको बता दें कि अबू सलेम की याचिका पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा डोंट लेक्चर जुडिशरी। 25 साल से अधिक समय से जेल की सजा काट रहे अबू सलेम की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से रुख को खारिज करते हुए कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि डोंट लेक्चर जुडिशरी, न्यायपालिका को भाषण देना बंद करिए। जब आप हमें कुछ तय करने के लिए कहते हैं तो हम इसे सहजता से नहीं लेते। न्यायाधीश ने कहा कि गृह सचिव कोई नहीं है जो हमें इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए कहे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि आप नहीं होते हमें बताने वाले कि हमको क्या फैसला लेना चाहिए। एक और अपडेट की माने तो स्वामी प्रसाद मौर्य के प्राइवेट सेक्रेटरी को यूपी एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स की तरफ से गिरफ्तार किया गया है दोस्तों। यूपी एसटीएफ के द्वारा की गई ये कार्रवाई के बाद अब कई सारे लोग इस पर बयान दे रहे हैं। आपको बता दें कि एसटीएफ की ओर से की गई गिरफ्तारी में अरमान खान पर आरोप है कि वो बेरोजगार युवकों से सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करते थे। इसी के साथ में एक और अपडेट है जहां पर मातोश्री के बाहर 500 कार्यकर्ताओं के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, इस तरीके का बयान दिया है एमपी जो निर्दलीय चुनाव जीती है दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर। देश भर के अंदर हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर पर विवाद और ज्यादा गहराने की कोशिश करने के मद्देनजर दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर इस विवाद को और बढ़ाती दिखाई दे रही है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही है। नवनीत राणा शनिवार को उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बातें कर रही हैं। एक तरफ जहां पर राज ठाकरे ने राज्य सरकार को 3 मई तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया है। राज ठाकरे ने ऐसा नहीं करने पर मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की चेतावनी दी है। वहीं पर दूसरी ओर इस विवाद के बाद अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने कहा कि वह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। यानी पूरी जिंदगी जो पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती रही दोस्तों, शिवसेना जो बीजेपी से ज्यादा प्रखर होकर हिंदुत्व की राजनीति करती थी, आज अपने ही जाल में फंसती दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के बाद अब ये छोटे छोटे पार्टी और यहाँ तक के निर्दलीय लोग भी आकर शिवसेना को इस मामले पर धमका रहे हैं दोस्तों। हालांकि शिवसेना इस पर क्या फैसला लेगी, सारी बड़ी अपडेट आपको आगे पहुँचा देंगे। साथ साथ एक और बड़ी खबर आ रही है जहाँ पर अवैध निर्माण की आड़ में चलाए जा रहे बुलडोजर भ्रष्ट अधिकारियों पर भी चलने चाहिए, मायावती ने बयान दिया है। लोगों ने इस पर ट्वीट करते हुए उनके बयान पर रिस्पॉन्स भी दिया है दोस्तों। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके के अंदर 20 अप्रैल को ही अतिक्रमण की हटाने की कार्रवाई को लेकर बहुजन समाज पार्टी की मायावती ने ट्वीट करते हुए ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि जहांगीरपुरी दिल्ली सहित देश भर के अन्य राज्यों के अंदर अवैध निर्माण की आड़ में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा गरीब लोग प्रभावित हो रहे हैं। जबकि सरकार को उन अधिकारियों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिनके भ्रष्टाचार की वजह से ही अवैध निर्माण हो रहा है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि देश में जहां भी दंगे व हिंसा होती है वहां तो कार्रवाई के नाम पर तुरंत बुलडोजर निकाला जाता है जिसमें गरीब पिस जाते हैं। ये उचित नहीं है, बल्कि जो मूल दोषी है उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। खासकर दोस्तों अगर सरकार कहती है कि अवैध कब्जा था या फिर अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया था, तो उस समय जिस अधिकारी के जिम्मे ये पूरा काम था ये देखना कि कौन इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, इंस्पेक्शन का काम जिसके जिम्मे था उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके भ्रष्टाचार को लेकर पूरी डिटेल सामने आनी चाहिए और उनके घर पर कम से कम बुलडोजर चलना चाहिए ताकि जनता को ये संदेश मिलता रहे कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन इस तरीके से गरीबों पर टारगेटिंग की जा रही है और खासकर दोस्तों समुदाय विशेष को भी टारगेट किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि राजनीति के लिए पूरी तरीके से इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं पर प्रशांत किशोर का महात्मा गांधी फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी के सामने
सामने जाकर बोला है महात्मा गांधी की बात कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कभी मरने नहीं दिया जा सकता, ये सिर्फ राष्ट्र के साथ मर सकती है। पीके ने 29 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को लेकर संकेत दिए हैं, लेकिन इस बीच दोस्तों पार्टी को लेकर उन्होंने 600 स्लाइड जो बनाया है इसमें पूरी तरीके से डिटेल दिया गया है कि पार्टी को कैसे रिवाइव करवाना है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के कई एक नेता मानते हैं कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा, हम पार्टी को चुनावी मशीनरी नहीं बना सकते। इससे बेहतर ये होता कि हम लोग अपने जो हमारे काम है उस पर लगातार अड़े रहे और ये काम करते रहे जो हम जनता के बीच में जा रहे हैं, संपर्क साध रहे हैं, ताकि जनता हमको जल्दी समर्थन देगी। लेकिन चुनावी मशीनरी बनाने से पार्टी को ही नुकसान होगा, यानी चुनाव लड़ने की एक मशीनरी बनानी चाहिए। इस तरीके की बातें प्रशांत किशोर कहते हैं। ये दावा दोस्तों कई सारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी जैसी उनकी चल रही है वैसे चलने के लिए कहा जा रहा है। तो आप लोग को अगर एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।